इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। राइट डाउन द हेडिंग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, जिसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। क्या होता है मॉलिक्यूल? 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। मॉलिक्यूल्स आर दोज सब्सटेंसेज इन विच टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसी बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। आई रिपीट, मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन होती है? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा इन जनरल बेसिस, आपने देखा होगा जो एटम होता है ना, वो बहुत ही कम केसेस के अंदर आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब सिंगल एटम। भाई आपने देखा होगा ना, जितने भी आपके अराउंड एटम्स हैं, कुछ ही एटम्स को छोड़ के लगभग सभी एटम्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर जाता है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि कुछ ही एटम्स आपके आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और एटम क्या करते हैं? या तो अपने ही सेम एटम से कंबाइन कर जाते हैं या दूसरे एटम से कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एक एटम अपने ही दूसरे सेम एटम से कंबाइन कर जाता है और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बना लेता है। और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है? जब एक एटम दूसरे डिफरेंट एटम से कंबाइन कर जाता है और कंपाउंड बना लेता है। तो क्वेश्चन ये है, जब एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो कंबाइन करता होगा ना। भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स या डिफरेंट एटम कंबाइन कर जाते हैं। तो भाई एक एटम से दूसरा एटम जब कंबाइन करता है तो कैसे कंबाइन करता है? कुछ तो होगा ना उन दोनों के बीच में। भाई दो एटम्स के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये तो समझ आ गया केमिकल बॉन्ड होता क्या है। वो डिटेल में बाद में देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला सवाल क्लियर हो गया, मतलब पहला टॉपिक, छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि जब एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करते हैं तो एक इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। कुछ एटम के केसेस, कुछ एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनविजिबल होता है, तो कुछ एटम्स के केसेस में, मतलब कुछ एटम्स के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विजिबल होता है। ठीक है। तो मुझे तो ये जानना है कि एक एटम जब किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या क्या टॉपिक्स के आंसर, किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि एटम्स आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं। अभी लिखो नहीं, लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, वाई डू एटम्स कंबाइन? वाई डू एटम्स कंबाइन? पहला क्वेश्चन तो यही है कि एटम कंबाइन करते हैं। ठीक है, करते हैं, समझ आ गया। कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑफ अ कंपाउंड। तो क्वेश्चन ये है, एटम भाई कंबाइन करते ही क्यों है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? वाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कुछ ही कॉम्बिनेशंस क्यों पॉसिबल है? जैसे कि हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है ना, ये तो आपने देखा ही है। बट आप लोगों को H3 क्यों नहीं मिला कभी? H4 क्यों नहीं मिला कभी? H5 क्यों नहीं मिला कभी? H2 ही क्यों मिलता है ना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि H2 ही क्यों पॉसिबल है, H3 क्यों नहीं बन सकता, H4 क्यों नहीं बन सकता। एक और क्वेश्चन बन जाता है इसी बात पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है।
भाई हीलियम हीलियम से कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बना रहा? समझ आ रहा है भाई? पहला क्वेश्चन ये बोला कि एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन ही क्यों करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है, बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम और तीसरा मतलब 3 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H3 क्यों नहीं बनाते, H4 क्यों नहीं बनाते, H5 क्यों नहीं बनाते? फिर मैंने अगला क्वेश्चन आप लोगों के आगे रखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है, तो भाई फिर हीलियम हीलियम से कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बनाता? ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, क्यों? ठीक है, और सुनो, हमें ये आपको बाद में पता लगेगा। वाटर की जो शेप होती है वो बेंट होती है, वाटर की जो शेप होती है वो बेंट होती है या वी शेप होती है, ठीक है? वाटर की जो शेप होती है वो बेंट होती है, वी शेप होती है। मैं इस जैसा ही एक और मॉलिक्यूल उठाता हूँ जिसमें 3 एटम होते हैं, इसमें 3 एटम है ना, तो हम उठा लेते हैं SO3, नहीं SO3 में तो 4 है, कोई बताओ आप, चलो कोई और ले लेते हैं, हटाओ NH3 ले रहा हूँ, H2O को हटा के NH3, कंपैरिजन टर्म्स में नहीं ले रहा हूँ। इसकी शेप बेंट है, इसकी शेप होती है पिरामिडल, इसकी शेप होती है पिरामिडल, पिरामिड जैसी होती है, क्यों? मतलब अलग अलग शेप्स क्यों आ रही है? और भी ले लेते हैं एग्जांपल, SO3 ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप्स हैं, मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप्स हैं। वाटर की बेंट या वी शेप बता दी, अमोनिया की मैंने पिरामिडल बता दी, SO3 की ट्रायगोनल प्लेनर बता दी, CH4 भी ले लो, CH4 की टेट्राहेड्रल हो गई, CH4 या H3O+, इनकी टेट्राहेड्रल हो गई। तो इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स अलग अलग क्यों हैं? इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स अलग अलग क्यों हैं? तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो पहली थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़नी है, कोसल लुईस अप्रोच पढ़नी है। पहली थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़नी है, कोसल लुईस अप्रोच या थ्योरी आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने पढ़नी है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VSEPR बोलते हैं, वेस्पर प्रोनाउंस करते हैं। तीसरा हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरा हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VBT बोलते हैं। और फोर्थ थ्योरी हमें जो पढ़नी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं MOT। ये 4 थ्योरीज हम पढ़ेंगे और इन 4 थ्योरीज में मुझे आंसर मिल जाएगा, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। हम मॉलिक्यूल्स की शेप बनाना भी जान जाएंगे, कैसे शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, कैसे शेप्स आइडेंटिफाई करते हैं, H2 क्यों पॉसिबल है, He2 क्यों नहीं पॉसिबल है, H2 ही क्यों पॉसिबल है, H3 H4 H5 क्यों नहीं पॉसिबल है, और एटम्स एक दूसरे से क्यों कंबाइन करते हैं, इसका आंसर भी हमें इसी चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है जी? तो दोबारा सुन लो फटाफट से, फिर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल के बारे में बताया। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर जाते हैं। अगर सेम एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनविजिबल भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है। इनविजिबल होगा तो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। विजिबल होगा तो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है जी? फिर मैंने आपको क्या बताया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मुझे जानना है इस चैप्टर की हेल्प से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक एटम किसी दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करता है। फिर दूसरा लिखवाया कि H2 ही क्यों पॉसिबल है, H3 क्यों नहीं बन सकता, H4 क्यों नहीं बन सकता, H5 क्यों नहीं बन सकता, एटसेट्रा। फिर मैंने बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है, तो हीलियम हीलियम से कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बना रहा। और लास्ट में मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप्स क्यों होती है। जैसे वाटर की लिखवाई है बेंट या वी शेप,
NH3 की लिखवाई है पिरामिडल, CH4 की लिखवाई है CH4 की लिखवाई है या H3O+ की लिखवाई है टेट्राहेड्रल, SO3 की लिखवाई है ट्रायगोनल प्लेनर, SO2 भी होता है, जैसे H2 है। देखो मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं। SO2 इसकी शेप भी क्या होती है, बेंट होती है, V शेप या बेंटी होती है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हमें इन थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा इसी ऑर्डर में। पहले हम ये वाली थ्योरी पढ़ेंगे जो बड़ी सिंपल सी है, जिसका आइडिया आपने 9th क्लास के अंदर ले रखा है। ठीक है, कॉसल लुईस अप्रोच, देन वी विल स्टडी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अब लिखना शुरू करते हैं। लिखो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इंट्रोडक्शन डाल के हेडिंग, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीशीज, a group of atoms existing together as one species, a group of atoms existing together as one species and having characteristic properties is called a molecule. ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीशीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो अ मॉलिक्यूल, सॉरी नेक्स्ट लाइन से लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द atoms together, the force of attraction which holds the atoms together within a molecule, the force of attraction which holds the atoms together within a molecule is called a chemical bond. The force of attraction which holds the atoms together, the force of attraction which holds the atoms together within the molecule is known as chemical bond. ठीक है जी, सबसे पहले मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बात करवा दी। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई एक एटम से जब दूसरा एटम कंबाइन कर रहा है तो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो कंबाइन कर रहा होगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो अ नंबर ऑफ क्वेश्चन नाउ अराइजेज, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नाउ अराइज। नंबर 1 लिखो, अ नंबर ऑफ क्वेश्चन नाउ अराइज। नंबर 1 लिखो, वाई डू एटम्स कंबाइन। पहला क्वेश्चन, वाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स भाई कंबाइन ही क्यों करते हैं, एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, अकेला क्यों नहीं जिंदगी बिता सकता। वाई डू एटम्स कंबाइन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। Why are only certain combinations possible? Why are only certain combinations possible? Example, hydrogen exists as H2, hydrogen exists as H2 and not as H3. Hydrogen exists as H2 and not as H3. Next question लिखो, why do some atoms combine? Third question, why do some atoms combine? Why do some atoms combine while others why do some atoms combine while certain others do not? While certain others do not. I repeat, why do some atoms combine while certain others do not? Example, two hydrogen combines. Example, two hydrogen atoms combine. Two hydrogen atoms combine to form H2. Two hydrogen atoms combine to form H2. But two helium atoms do not combine to form He2. Why do
some atoms combine while certain others do not. Example, 2 hydrogen atoms combine to form H2 but 2 helium atoms do not combine to form He2. अगला क्वेश्चन लिखो, यही सब लिखवा रहा हूँ, यही सब लिखवा रहा हूँ. Why do molecule possess definite shape? Why do molecules possess definite shape? मॉलिक्यूल्स की अलग अलग और डेफिनेट शेप्स क्यों होती है, वो एग्जांपल नहीं याद नहीं आ रहा था, सुनो. जैसे यहाँ पे 3 एटम है, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा. यहाँ पे 3 एटम है ना भाई. वाटर के अंदर कितने एटम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? 3 नज़र आ रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. तो CO2 के अंदर भी 3 एटम होते हैं. तो ऐसा होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन अभी चैप्टर बिना पढ़े जो आएगा आप लोगों को, आप बोलोगे सर इसमें भी 3 एटम है, बेंट है. सर इसमें भी 3 एटम है, बेंट ही होना चाहिए. बट इसकी शेप क्या होती है? लीनियर होती है. ठीक है ना. तो ये अलग अलग शेप्स क्यों है और मॉलिक्यूल्स की शेप्स ही क्यों है, वो सब इसी चैप्टर में पढ़ना है. तो अगला क्वेश्चन क्या लिख रहे थे आप लोग? व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप्स? एग्जाम्पल में लिख लो, CO2 इज लीनियर, CO2 इज लीनियर बट वाटर इज अ बेंट. CO2 इज लीनियर बट वाटर इज अ बेंट और वी शेप. बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप. एक और लिख लो, BF3 इज प्लेनर, BF3 इज प्लेनर whereas NH3 इज पिरामिडल. स्पेलिंग सामने लिखी हुई है. where NH3 इज पिरामिडल, BF3 इज प्लेनर. टू बी प्रिसाइज ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं इसे, ट्रायगोनल प्लेनर. ठीक है, BF3 इज ट्रायगोनल प्लेनर whereas NH3 इज पिरामिडल. और भी एग्जांपल्स आप लिख लो खुद से, नीचे लिखे हुए मैंने बड़े सारे. जैसे SO3 का ट्रायगोनल प्लेनर होता है, CH4 या H3O+ का टेट्राहेड्रल होता है, SO2 और वाटर का सेम होता है, वी शेप हो गया या बेंड शेप हो गया. ठीक है जी, लिख लिया. आगे लिखो, टू लुक, नेक्स्ट लाइन से, टू लुक इनटू द रीजंस, to look into the reasons for the answers to the above questions. To look into the reasons for the answers. To look into the reasons for the answers to the above questions. Different theories have been put forward from time to time. Different theories have been put forward from time to time. तो थ्योरीज के नाम लिख लो, सामने है. पहली थ्योरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों थ्योरीज के नाम लिख लो. ये सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है और फिर पहली थ्योरी को हेडिंग डाल देना. नहीं, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये डायटॉमिक क्यों बना रहा है, ट्राई क्यों नहीं बना रहा, टेट्रा क्यों नहीं बना रहा. नहीं करेगा तो यही तो जानना है. अभी बता दूंगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना. हाइड्रोजन हीलियम से नहीं करेगा कमाल. तो मैंने भी कहाँ लिखवाया हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन, वो है भी नहीं भाई. वही तो जानना है क्यों है, तो उसी के लिए तो सस्पेंस है ना. चलो इसके बाद ये वाली हेडिंग बना लो. ठीक है, कॉसल लुइस, ये अलग अलग है, दोनों बंदे अलग अलग है. स्टार्ट करें. ये सारी थ्योरीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर. हाँ, और इसके एक और होती है, इसके बाद वो नहीं पढ़नी. फिलहाल ये 4 पढ़नी है. नहीं ये सही है, एडवांसमेंट है बस. सही है भाई, सही है, गलत कुछ नहीं है. इसमें और अच्छा मिलेगा, इससे बेटर ये वाली थ्योरी है, इससे बेटर ये वाली थ्योरी है, ये और अच्छा बेटर देगा. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है. इंटरेस्टिंग है चैप्टर, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा. तो दोबारा सुन लो, फटाफट से दोबारा सुन लो. सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो एटम होता है, कुछ एटम्स को छोड़ के लगभग सभी एटम्स नॉन आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं.
नॉन आइसोलेटेड स्टेट का मतलब है सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स प्रेफर क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर जाए और क्या बना दे, मॉलिक्यूल। फिर मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल डिफाइन करवाया। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं, और उसी बेसिस पे मैंने मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर दिया, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक। फिर मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में बारी बारी करके मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन ही क्यों करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई एटम्स को कंबाइन करने की, अकेले क्यों नहीं ज़िंदगी बिता सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है, बट हाइड्रोजन अपने दो हाइड्रोजन से कंबाइन करके H3 क्यों नहीं बना रहा। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट ये वाले कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, तीसरा क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 तो बना लेता है, इन अ सिमिलर वे हीलियम हीलियम से कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बनाता। फिर आपको बताया गया कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप्स अलग क्यों होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स की शेप होती क्यों है, फिर अलग क्यों होती है। जैसे एग्जांपल्स रखे, वाटर की शेप क्या बताई, बेंट और वी शेप। इसी तरीके से CO2, देखो इसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है, इसकी शेप क्या निकली, लीनियर निकली। भाई फर्स्ट इंप्रेशन तो यही आता है ना कि इसमें भी 3 एटम। जब आपको चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो आप यही सोचोगे कि इसमें भी 3 एटम है, तो इसकी शेप अगर बेंट या वी शेप है तो इसके अंदर भी 3 एटम है, बेंट या वी शेप होगी। ठीक है जी। राइट डाउन द मेन हेडिंग, कोसे-लुईस अप्रोच। ठीक है, कोसे-लुईस अप्रोच। देखो ये दोनों ना अलग अलग बंदे हैं, इन्होंने अलग काम करा था, इन्होंने अलग काम करा था। इन्होंने वर्क करा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा है, वो ऑक्टेट डुप्लेट वाला कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वही है, ये वही है। ठीक है, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम करा, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम करा, और इन्होंने करा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम। हाँ बताओ, तो पहले ही बोल दिया था मैंने, दोनों अलग अलग है। इंडिपेंडेंटली काम करा था इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पर बेस्ड है, तभी इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। और इन्होंने बताऊं क्या बोला था, इन्होंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए करता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बताएं, आप बताएं क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज जाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा नॉलेज के लिए कर रहे हैं बस, तो जॉब मत करना आगे जाकर। देखो आप अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऐसा है जी, सिंपल सी बात यह है, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर स्टेबलाइज होने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा स्टेटस होगा आपका, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, और लाइफ में लगभग सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लाइफ में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती है, मैंने कहा, तभी मैंने बोला लगभग सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एटम किसी दूसरे एटम से जब कंबाइन करते हैं ना, तो वो क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी अटेन करने का क्या मतलब है, एटम्स के लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जानी चाहिए। एक एटम
किसी दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कहने का मतलब है एटम की लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आप लोग बोलोगे ऑक्टेट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आप लोग बोलोगे ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर डुप्लेट आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट ना सब में नहीं ऑब्जॉर्व होता, कुछ ही एलिमेंट्स में मिलेगा आपको, कुछ ही एलिमेंट्स में आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन की बात कर लो आप। हाइड्रोजन की लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही लिखोगे ना, बाकी तो खाली है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे इसके अंदर तो H माइनस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगी। अब H माइनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगी, डुप्लेट हो गया। अब आप खुद सोचो, जब इस पर माइनस साइन आ गया, ये अनायन बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कहीं से तो लूज होंगे। हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। फिलहाल एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है तो दूसरा गेन कर रहा होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहली शेल में ही जाने थे वो इलेक्ट्रॉन, अब और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे ना हाइपोथेटिकली, तो वो सेकंड शेल में जाएगा। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट देखा जाता है। हाइड्रोजन के बाद आ गया हीलियम में, तो पहले से ही 2 है। हीलियम में तो पहले से ही 2 है ना। हीलियम के बाद कौन आ जाएगा? लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 1 ना, पुरानी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा, लूज़ ही करेगा ये तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। अगर लास्ट शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जनरल कॉन्सेप्ट यही सीखा आप लोगों ने, तो वो लूज़ करता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका बाहर। ठीक है ना, पहली शेल फुल्ली फिल्ड हो गई, अब ऑटोमेटिकली फुल्ली फिल्ड हो गई, है ना। तो डुप्लेट हो गया इसका, फुल्ली फिल्ड डुप्लेट हो गया तो स्टेबल हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कहीं और जाके ऐड हो रहा होगा। ठीक है ना, जब भी कैटायन मिलेगा तो अनायन भी होगा वहाँ पे। कैटायन नेचर के अंदर आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैटायन इज रिएक्टिव, अनायन इज ऑल्सो रिएक्टिव। तो कैटायन अनायन से रिएक्ट करना प्रेफर करेगा, इन अ सिमिलर वे अनायन कैटायन से रिएक्ट करना प्रेफर करेगा। ठीक है ना। बेरिलियम कितने होते हैं? 4, तो 2 लूज करेगा तो फिर से इसका डुप्लेट हो जाएगा। ऑक्टेट नहीं होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। आपने सीख लिया है अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, सीखा था ना। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 2,2 बन जाएगा। अब या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा। चलो आपने डाल भी दिया तो 2 माइनस आ गया। ठीक है ना। अब 2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की कोशिश करोगे तो ट्रिमेंडस अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कहाँ से लाओगे इतनी एनर्जी? हम नहीं लेते एनर्जी, मतलब सॉरी, हम नहीं सप्लाई करते एनर्जी। कहीं से बॉन्ड टूट रहा होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, ऐसे एनर्जी अपने आप यूज़ हो रही होती है। जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फिलहाल पहले वाले केस में तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी अगर हम मान के चले हाइपोथेटिकली। दूसरे वाले केस में तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जेब से नहीं सप्लाई करोगे, कहीं और से एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, वो एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी तो ध्यान रखना है हमें, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है जी। तो पॉइंट ये था मेरा कि इन्होंने क्या करा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करा, इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम करा, और बोला कि एक एटम किसी दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, सॉरी, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है एटम्स क्या करेगा, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या कुछ केसेस में डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट पिक करते हैं, हीलियम, नियॉन और सॉरी
आर्गन, हाँ जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ के बाकी सभी एटम के लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा था थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके अंदर इस वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी थी। देखो ना, 2 + 6 8। तो इन एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ, इसका ऑक्टेट और हीलियम का डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? नहीं। तो जो नोबल गैसेज होते हैं उनका ऑक्टेट क्योंकि पहले से ही कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है, इनर्ट है, तभी तो इनर्ट गैस पड़ा। इनर्ट गैस या नोबल गैस, इनर्ट का मतलब होता है केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ज़ेनॉन ये कंपाउंड बनाता है किसके साथ? बट किसके साथ? फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन आपके बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं कैसे ना कैसे करके, तो बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसे प्लस साइन आ जाएगा, है ना। तो ये काम कौन कर सकता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। है, बाकियों में नहीं होता, इसी में नज़र आएगा आपको। देखिए, पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जियोमेट्रीज वगैरह बनाएंगे। तो नट शेल की स्टोरी ये है कि एक एटम दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा? ताकि एटम का लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या लूज करके, या शेयर करके। फिर मैंने एग्जांपल दे दिया नोबल गैस का। नोबल गैसेस के ऑक्टेट तो पहले से ही फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, और इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो ये बॉन्ड बनाना प्रेफर करते ही, इसको छोड़ के ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता। इसीलिए नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? लिखो, कोसल एंड लुइस सक्सीडेड। हाँ, एक पॉइंट और बताना था जो बार बार दिमाग से स्किप कर रहा था, कभी आ रहा था कभी स्किप कर रहा था। पॉइंट ये है, जब भी आप एटम्स के बॉन्ड बनाओगे किसी दूसरे एटम से, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, कोर का नहीं होता। ये मैं बार बार के स्किप कर रहा था, ठीक है। जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, कोर शेल मतलब अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब लिखते हैं, कोसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली। कोसल, स्पेलिंग सामने है, कोसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली in giving a satisfactory explanation. Their theory was based on the electronic concept of atom. Their theory was based on the electronic concept of atom, giving a satisfactory explanation. मतलब why do atoms combine, इसका आंसर यहाँ से मिला है। Their theory was based on the electronic concept of atom. Their theory was based on the electronic concept of atom. So it is referred to as electronic theory of valency. So it is referred to as electronic theory of valency. So it is referred to as electronic theory of valency. Electronic theory of valency. उसके बाद बोला मैंने, their theory was based on the electronic concept of atom, so it is referred to as electronic theory of valency. उसके बाद लिखो, कोसल फोकस्ड ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, whereas Lewis focused on organic compounds. Coastal focused on inorganic compounds,
वेयर एज लुइस फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद लिख लो आप द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो मेन कंक्लूजन आ रहा है अब दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे स्टडी करी, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे स्टडी करी। ठीक है जी, और दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट दिया है कि एटम्स दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है वो अपने ऑक्टेट्स या डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर in order to complete their the atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective octates, in order to complete their respective octates। ब्रैकेट में लिख लो that is 8 electrons in their outermost shell, that is 8 electrons in their outermost shell, complete their respective octates। The atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective octates। That is ब्रैकेट में लिख लेना that is 8 electrons in their outermost shell। ब्रैकेट के बाद लिखो और डुप्लेट, और डुप्लेट, और डुप्लेट ब्रैकेट में लिख लो that is 2 electron in the outermost shell, that is 2 electrons in the outermost shell। ठीक है, ब्रैकेट के बाद लिखो in case of hydrogen, in case of hydrogen, in case of hydrogen, comma lithium and beryllium। lithium and beryllium to attain stable nearest noble gas configurations, to attain stable nearest noble gas configuration। ठीक है जी, noble gas configuration at stable nearest noble gas configuration, जो पास की सबसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं, ये है कहने का मतलब। ठीक है जी, तो इतना क्लियर हो चुका होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। डालो हेडिंग, हाउ डू एटम्स कंबाइन। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन, और यू कैन राइट मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउ डू एटम्स कंबाइन and you can write modes of chemical combination। modes of chemical combination। वैसे 2 ही बॉन्ड पढ़ने हैं आप लोगों ने। ठीक है, पहला जो मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड है। 10th के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा था 10th में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। अभी रुक जाओ ज़रा। ठीक है, और दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसी की एक टाइप है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें डिटेल में पढ़ने हैं, और ये पहली थ्योरी का ही पार्ट है, ये पहली थ्योरी में चलेगा सारा। जब पहली थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हेडिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है जी, ये सभी पहली थ्योरी का पार्ट चल रहा है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को हमें पढ़ना है। तो आप पहले तो ये लिख लो मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, फिर लिखो कोवैलेंट बॉन्ड, और उसी की टाइप है आपकी कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये इसी का ही पार्ट होता है, अलग से कोई बॉन्ड नहीं होता ये कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का ही टाइप है।
लिख लिया। अब आप हेडिंग बना लो मेन, नहीं इससे पहले आप पढ़ो, रुको, इससे पहले आप पढ़ो लुईस सिंबल्स, इससे पहले लुईस सिंबल्स पढ़ेंगे। हेडिंग डालो लुईस सिंबल्स। लुईस की स्पेलिंग तो पता ही है, लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लुईस सिंबल्स है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे देखो सोडियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? सोडियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये पहली शेल हो गई, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी शेल हो गई, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरी शेल हो गई, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आज भी वही है, 281 वही तो है 281। बस ये नया वाला तरीका, ये पुराना वाला तरीका, ये बच्चों वाला तरीका, ये बड़ों वाला तरीका, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 है, 3 2 सारे बोल डाले, 1 है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डॉट से। इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लुईस सिंबल्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। लुईस सिंबल्स के अंदर जो एटम्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस सिंपल सा है। एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, ये लो 2। क्लोरीन लो एग्जांपल आप, क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन ले लो आप, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लुईस सिंबल्स के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट। वैलेंस शेल के बारे में ही क्यों बात की जा रही है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो भी आप बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे, जो भी आप बॉन्ड्स बनाएंगे, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो सब के सब किस पर डिपेंड करती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ये पिछले वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना। अब इसको लेके हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, मेन हेडिंग। हाँ, ये लिखने के बाद फटाफट से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, मेन हेडिंग। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब चैप्टर बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जितना भी टॉपिक हम सब कवर कर रहे हैं सब पहली थ्योरी के अंदर चल रहा है। फिर आएगी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, सॉरी वैलेंस शेल आएगी पहले, उसके बाद वीबीटी आएगी, वीबीटी में आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा। ये दूसरा नाम है उसका, हाँ लिखा तो है। और कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ये इसी की टाइप है, अलग से 3 बॉन्ड नहीं है, ये इसी की टाइप होती है। कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब मेन हेडिंग बना लो आप, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। लिखो डेफिनेशन। पिछली क्लास के अंदर, आई थिंक पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, 1 मिनट सुनो जरा। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ये बताया था मैंने पिछले चैप्टर के अंदर। और अगर आपने मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर आपको नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाना हो तो अब बोलो भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। अब वापस आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, मेन हेडिंग बना लो, लिखो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, the bond formed by the transfer of electron from metal to non-metal is known as ionic bond. The bond formed by the transfer of electron
फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल ट्रांसफर कर जाता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एक और डेफिनेशन लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू बी प्रिसाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। दो डेफिनेशन लिखवा दी। ठीक है जी, दो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने आपको। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड है आपका, जब मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है जी, और दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन। कैटायन और अनायन के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड ही होता है। तो एक बात बताना, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो Na प्लस कैटायन, Cl माइनस अनायन, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये लिखना सही है या ये लिखना सही है? मतलब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऊपर वाला करेक्ट है, सब यही कह रहे हैं ऊपर वाला करेक्ट है, आप नीचे वाला कह रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले के लिए वोटिंग करना एक बारी, रेज योर हैंड जो कहते हैं नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही नहीं है। अरे रेज योर हैंड, नीचे वाला सही है एक, और ये बाकी इसके लिए कितने हैं? 4 आ गए। तो बाकी किस में है? अच्छा, दोनों सही में है, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। ठीक है, एक बात बताना, अभी आपको क्या लिखवाया? सुनो 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 सुनो, बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है? मैं अगर मैग्नेट के आसपास कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स रख दूं तो जाहिर से उसकी प्रॉक्सिमिटी में, मैग्नेट की प्रॉक्सिमिटी में, तो मैग्नेट इजीली आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या वो अट्रैक्शन नजर आएगा? तो फिर आप कैसे बना रहे हो उस अट्रैक्शन को? जब अट्रैक्शन नजर ही नहीं आ रहा, उस अट्रैक्शन को आप बॉन्ड से बना रहे हो। तो ये लिखना पाप है आयनिक बॉन्ड के लिए, ये करेक्ट है आपका। तभी तो मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तभी तो मैं बोल रहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में, वो विजिबल भी हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, इनविजिबल भी हो सकता है आयनिक बॉन्ड। तभी मैं बोल रहा था आप लोगों को। कुछ आया समझ में अब? तो आपने क्या डेफिनेशन लिखी है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो समझते हैं इसको। लिखो पहला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। ठीक है, सबसे पहले सोडियम के बारे में बात करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर आप उसका वैलेंस शेल दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाओगे। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है? अब क्लोरीन को लेकर आओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा। कहां से करेगा? वहां से। भाई आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो ट्रांसफर हो रहा है। क्या बनकर आ जाएगा? Cl माइनस 2 8 8। ठीक है जी, तो Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, एक और चीज देखो जरा आप, सोडियम यही था ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6। तो हुआ क्या? सॉरी 7। हुआ क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यही तो हुआ है।
तो क्या लिखवाया था आपको, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। सामने उतारो, ये पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद करना है हमें फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। करो। आपको शर्म आ रही है, आप फ्लोरीन और कैल्शियम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो 11th में आकर। फ्लोरीन का 7 है। अच्छा, डांट खाने पे 7 याद आ गया, थोड़ा और डांट देता हूँ। कैल्शियम का 2 है। देखो डांट ने काम कर दिया। इसी तरीके से करना, ठीक है? करना है मैडम, आपको करना है सारा, मैं ही कर दूंगा तो आप क्या सीखेंगे। अब कैल्शियम है, पिछली बार एक कैल्शियम 2 फ्लोरीन है, वहाँ पे एक ही कैटायन एक ही एनायन था। हाँ करे करे करे। टुडे इज 12। आगे बढ़े, हो गया होगा आप लोगों से, हो गया? ये कौन लिखेगा, मैं लिखूँ ये? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, कैल्शियम 2 8 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता लग ही चुका है इलेक्ट्रॉन क्यों लूज और गेन करेगा, तो सिंपल सी बात है। अब देखो, आप एक फ्लोरीन लो सबसे पहले। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा दो। कहाँ से कराओगे ऐड? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? कैल्शियम से आया। कैल्शियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज कर दिया और क्या बना दिया, F- बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 8, सही है ना? आप ऊपर देखो 2 फ्लोरीन है, मैंने तो अभी एक ही फ्लोरीन की रिएक्शन करी है, तो एक और फ्लोरीन की कर लेते हैं, तो वो भी तो सेम ही होगी, अलग थोड़ी ना होगी। तो मैं इसको ट्वाइस कर दूं, है ना? 2F प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस कर सकता हूं ना? Ca2 प्लस 2F माइनस गिव्स CaF2। खत्म। अगर आप इसके टर्म्स में दिखाना चाहते हो तो यहाँ कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सामने फ्लोरीन होगा, यहाँ लिखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन यहाँ लिख दो, दूसरा फ्लोरीन यहाँ लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, दूसरा वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जी, फ्लोरीन 9 होता है। हाँ सॉरी, ये मिस्टेक होगी भाई, इधर ध्यान, क्लोरीन के हिसाब से लिख दिया मैंने इसको, इधर 7 आएगा, इधर 8 आएगा, सॉरी। अब आपने करना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मिनट में होना चाहिए, 3 से 4 लाइन तो लिखनी है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो सबसे पहले मैग्नीशियम 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करेगा और O2 माइनस, Mg2 प्लस O2 माइनस गिव्स MgO। अगला लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये होमवर्क है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये होमवर्क है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज MgBr2 और कैल्शियम सल्फाइड इज दिस, ये दोनों होमवर्क है। अभी जो आपने करना है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड करना है। ऐसे खुला खुला नहीं लिखते भाई, मैंने खुला खुला लिखा है, ये तो आपने कुछ अलग ही बना दिया। मैग्नीशियम अलग लिख रहे हो, ब्रोमीन अलग लिख रहे हो, मतलब एक तरफ मैग्नीशियम एलिमेंट है, एक तरफ ब्रोमीन गैस है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड करना है, वो अभी करना है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड करना और अभी करना है। सर ब्रोमाइन को बताओ। ब्रोमीन की लास्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। तो हेलोजेंस के तो 7 ही होते हैं, तो ब्रोमीन में भी 7 आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, Na2S, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 माइनस, 2 6 2 8, सॉरी गलती हो गई, 2 8 6 2 8 8, ये हो जाएगा आपका 2 8 1, ये हो गया 2 8। अब इधर देखो आप, इधर आपने सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए हैं, ऊपर तो एक ही रिलीज कर रहा है, पर ऊपर देखो ना 2 सोडियम भी है, तो आप क्या करोगे, ट्वाइस कर दोगे, तो 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो ट्वाइस ऑफ सोडियम आयन प्लस H2 माइनस गिव्स Na2S। ठीक है, तो आपको 2 होमवर्क में दिए, 2-3 अभी कराएं। आगे लिखो, संडे की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा टॉपिक। लिखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड during the formation of an electrovalent linkage, the number of electrons lost or gained during the formation of an electrovalent linkage, electrovalent bond, is termed as the electrovalency, is termed as the electrovalency of the element, is termed as the electrovalency of the element। तो इधर ज़रा बताना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर बताओ मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। इधर बताओ, तीसरा वाला एग्जांपल देख रहा हूँ, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन ने कितने गेन करे, 2 ही हो गई, है ना, यही लिखवाया मैंने आपको। कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर कैल्शियम ने कितने लूज़ करे थे, अभी करा थोड़ी देर पहले, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ने कितने लूज़ करे थे, फ्लोरीन ने कितने गेन करे थे, तो फ्लोरीन ने 2 गेन करे थे, वो 2 फ्लोरीन थे, 2 बारी थे। फ्लोरीन ने किए कितने गेन थे, एक ही तो करा था, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी फ्लोरीन की 1, उधर कितनी हो गई, कैल्शियम की 2। तो एक लाइन लिख लो इसी बात पे आप, वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है जी, वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाऊंगा और वो 3D कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करा था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बताया, एटम्स जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इन दी आइसोलेटेड स्टेट, यही बताया था कि एटम्स जो होते हैं जनरली आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि एक एटम किसी दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स आज आपने देख भी ली,
इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का ही मैंने आप लोगों को एक टाइप बताया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और यू कैन से डेटिव बॉन्ड, ठीक, यही पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस समझे, कुछ क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करी। वो क्वेश्चंस क्या थे कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना रहा है, तो H3 क्यों नहीं बनाता, H4 क्यों नहीं बनाता, एटसेट्रा। फिर आपको बताया गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेता है, तो भाई इस तरीके से हीलियम हीलियम से कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बनाता। फिर आप लोगों को बताया कि CO2 की शेप लीनियर है और इसी से मिलता जुलता मॉलिक्यूल H2O, उसकी क्या निकली, बेंट निकली। इसी तरीके से और क्या बताया था, NH3 की पिरामिडल और SO3 की ट्रायगोनल प्लेनर। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप्स अलग अलग क्यों होती है, उनको जानने के लिए, इन चारों क्वेश्चंस को जानने के लिए चैप्टर में पढ़ना है। और चैप्टर को समझने के लिए, चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 4 थ्योरीज पढ़नी थी, पढ़नी है। पहली थ्योरी कौन सी है, कोसो-लुईस अप्रोच, दूसरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तीसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चौथी है MOT, जिसमें से हमने पहली थ्योरी स्टार्ट भी कर ली। और पहली थ्योरी से हमने क्या निकाला, मेन कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम्स दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए या लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो डुप्लेट हो जाएगा, ठीक है, यही पढ़ा था। और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा या कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है जी। फिर लुईस सिंबल्स पढ़ा, लुईस सिंबल बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उसके अंदर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले स्टार्ट कर दिया आज, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटालिक बॉन्ड मेटल के बीच में बनता है। और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ठीक है। लास्ट में इलेक्ट्रोवेलेंसी देखा। इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंसी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू।